दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा। आज मैं फिर एक बार हाई स्कूल के अंशाल पेपर को लेकर आया हूं और आप लोगों को 2022 यूपी बोर्ड के पेपर को सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराए थे। आज मैं इन कुछ आगे के सवाल जो है उनको सॉल्व कराएंगे। दिया है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो परिवहन क्या है, इसको सब लोग जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाना या पदार्थों को ले जाना या व्यक्तियों को ले जाना ही परिवहन कहलाता है। तो परिवहन का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, परिवहन कहलाता है। ये दिया है पौधों में जल का परिवहन। तो जल का परिवहन कौन करता है और पौधों में परिवहन क्या होता है। तो पौधों में परिवहन जो है वो जाइलम और फ्लोएम, दारू और पोषवाह नामक ऊतक के द्वारा होता है। कौन? दारू यानी जाइलम तथा फ्लोएम को पोषवाह। यह पौधे में जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा पौधों के पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, जाइलम को हिंदी में दारू, और फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह कहते हैं। तो जाइलम क्या, ये दोनों क्या है, जटिल ऊतक है। पौधों में पाए जाने वाले जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक हैं। दोनों जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है पौधों में जल और खनिज लवण, पौधों में जल और खनिज लवण मृदा से अवशोषित करना और पौधे के विभिन्न भागों तक इन्हें पहुंचाना। किसे? जल और खनिज लवण को मृदा से अवशोषित करते हैं और पौधे के अन्य भागों तक, जहां मतलब तने पत्तियों तक पहुंचाना ही जाइलम का कार्य है। फ्लोएम का कार्य क्या होते हैं? फ्लोएम यानी इसको पोषवाह कहते हैं। यह भी जटिल ऊतक है, यानी एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उन ऊतकों को हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। पोषवाह का कार्य है पत्तियों में पौधों के पत्तियों में बने भोजन या ऊर्जा को, पौधों के पत्तियों में बने भोजन या ऊर्जा को पौधे के जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए पोषवाह होता है। या जो भी ऊतक होते हैं पौधे की पत्तियों में बने भोजन या ऊर्जा को पौधे जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने वाली ऊतक को फ्लोएम कहते हैं। आइए मैं इसको एक फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये मैं फिगर बनाया हूँ। देखिए, ये पौधा है, ये सूर्य प्रकाश है। अब इसमें समझना कि
परिवहन किस प्रकार से होता है, खाद्य पदार्थों का और जल का परिवहन। इसमें ये जड़ है और ये मृदा है। मृदा में क्या है, जल के कण होते हैं, इसमें ये जल के कण हो गए हैं। जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस ये जो मृदा से जड़ द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है और पौधों की पत्तियों तक ले जाता है। पौधों की पत्तियों में कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक होते हैं, उस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वातावरण में जो छिद्र होते हैं, वातावरण से पत्तियां छिद्र के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और ये जल की सहायता से 6H2O ये अपना प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। क्या बनाती है, तो C6H12 O6 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा। ये क्या बनता है, ये ग्लूकोज है या खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ या भोजन का निर्माण करता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस खाद्य पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो पौधों की पत्तियों में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये पत्तियों में तो भोजन का निर्माण हो गया, लेकिन इसको भी ऊर्जा चाहिए, किसको, जड़ को। यहाँ पर ये भी तो जल दे रहा है, तो इसके बदले में क्या मिलेगा, इसको भोजन मिलना चाहिए, किसको, जड़ को। तो जब भोजन का निर्माण पौधों की पत्तियों में हो जाता है तो इस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक, यानी इस खाद्य पदार्थ को या ग्लूकोज को पौधे के अन्य भागों तक यानी जड़ तक, तने तक लाने का कार्य जो है फ्लोएम करता है। इस फ्लोएम के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। देखो पत्तियों में क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस क्रिया C6H12 O6 बन रहा है और इसको फ्लोएम पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। आइए अब जाइलम का कार्य है। देख रहे हैं कि ये मृदा है, मृदा में जल है और ये जल जो है जाइलम ऊतक के द्वारा, मृदा से जल जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के अन्य भागों तक यानी पत्तियों के या शीर्ष भागों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कौन, जाइलम। तो जाइलम का कार्य होता है मृदा से जल को अवशोषित करना और जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के अन्य भागों तक, जहाँ तक जल नहीं पहुँच पाता उन भागों तक जल पहुँचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। किसके वाला, संवहन मंडल। संवहन मंडल में क्या होते हैं, संवहन मंडल। संवहन मंडल हमारा आता है जाइलम प्लस फ्लोएम। संवहन मंडल में 2 तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये संवहन का कार्य करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं। तो पौधों में परिवहन कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। इसको मैं समझाया हूँ संवहन मंडल को। ये संवहन मंडल है, संवहन मंडल। संवहन मंडल द्वारा इसको समझा दिया गया है जाइलम और फ्लोएम को। ये मूलरोम है, 2 पराशरण और विसरण की प्रक्रिया द्वारा मूलरोम मृदा से जल को अवशोषित करते हैं और जैसे ही जल मूलरोम में प्रवेश करता है तो ये कार्टेक्स कोशिकाएं हैं। तो पराशरण दाब द्वारा या चूसक दाब द्वारा ये जल जो है अन्य कोशिकाओं में एक दूसरे कोशिकाओं को ढकेलते हुए, धक्का देते हुए यह संवहन मंडल में पहुँचता है, यानी जल जो है जाइलम कोशिकाओं में पहुँचता है। ये जाइलम कोशिकाएं हैं और ये जो कोशिकाएं हैं फ्लोएम है, ये फ्लोएम कोशिकाएं हैं। यहाँ तक कि फ्लोएम से क्या होता है, जो ऊर्जा बना है ये फ्लोएम के माध्यम से आता है और ये जो जाइलम है इस जाइलम के द्वारा जल पौधों के अन्य भागों तक पहुँचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है संवहन, पौधों में जल का परिवहन। जल का परिवहन क्या होता है पौधों में, एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन पौधों में उपस्थित जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है तथा खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन, पौधों की पत्तियों में बने भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। इस क्रिया को पौधों में परिवहन करते हैं। यदि केवल जल का परिवहन देता है तो जल के परिवहन कौन करता है, केवल जाइलम करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं।
नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो जीवन की उत्पत्ति क्या होती है, इसे क्या समझते हैं आप? नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों तो जीवन की उत्पत्ति जो होती है वह एक कोशिकीय जीवों से होती है। सर्वप्रथम किससे होती है जीवन की उत्पत्ति? जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीवधारियों से होती है। एक कोशिकीय जीवधारियों से होती है जो सर्वप्रथम जल में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? जल में। एक कोशिकीय जीवधारियों से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है जो सर्वप्रथम जल में पाए गए थे। जल में एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जिनकी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाती हैं। उन जीवधारियों को एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। ये सर्वप्रथम जल में पाए गए थे। ऐसी वैज्ञानिकों का कल्पना थी, वो काल्पनिक कल्पना किए थे और अपनी पुस्तक में लिखे कि जीवन की उत्पत्ति जो है एक कोशिकीय जीवधारियों से मानी जाती है कि ये जीव पहले जल में थे, फिर जल से इनमें एक कोशिका से बहुकोशिका का निर्माण हुआ। एक कोशिका में भी कई वर्षों तक लगातार विभाजन होता होगा, तो उन पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं देखी गई होंगी। तो एक पीढ़ी से उन जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई होगी, तो उससे बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए जो भी जल में ही है। फिर ये जीव धीरे धीरे विकास करते करते धरातल की ओर बढ़े। जिसे हम लोग कहते हैं धरातल की ओर बढ़ना, जिसे उद्विकास कहते हैं। जीवों में क्रमिक विकास होना ही उद्विकास कहलाता है। तो जीवों में लगातार परिवर्तन होता गया और कुछ जीवधारी जो जल से स्थल पर आए, तो जो जल और स्थल दोनों में रहें उन जीवधारियों को हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। सॉरी दोस्तों, तो उन जीवधारियों को उभयचर कहते हैं। जो केवल जल में थे उन्हें जलचर कहते हैं, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। तो जीवधारी जो है अब जल से स्थल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिए। तो जल से स्थल पर जो जीवधारी जल और स्थल दोनों पर है, उन जीवधारियों को उभयचर, और फिर उनमें क्रमिक विकास हुआ और विकास के परिणाम स्वरूप आज विभिन्न प्रकार के जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। जो स्थल पर रहते हैं उन जीवधारियों को थलचर जीवधारी कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवधारियों से जो कि जल में पाए गए थे। फिर जल एक कोशिकीय थे, जल के बाद वो स्थल में बढ़े और स्थल से फिर विकसित अवस्था में होते गए। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक जीवधारी की उत्पत्ति होती है। पहले एक कोशिकी में, जैसे आपका एक कोशिकीय जीवधारी किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीवधारी किसे कहते हैं? ऐसे जीवधारी जिनकी शरीर की संरचना एक कोशिका से बनी होती है, सरल कोशिका या सरल जीवधारी कहते हैं, केवल एक कोशिका से बनी होती है, उन जीवधारियों को एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं। इन जीवधारियों में अपनी सभी जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न कर लेती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, अंतःग्रहण, सभी जो है भोजन का पाचन एक ही कोशिका के अंदर कर लेता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीवधारी किसे कहते हैं? जैसे अपनी सभी जैविक क्रियाएं जो है एक कोशिका में कर लेते हैं, उन्हीं जीवधारियों को हम लोग एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीवधारी है। इनको हम लोग प्रोटोजोआ वर्ग में रखते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग का है।
तो इन जीवधारियों को हम लोग एक कोशिकीय जीवधारी में रखते हैं। अब इसमें आता है आपका जीवाणु भी आते हैं। सभी जीवधारी जो है एक कोशिकीय जीवधारी है, लेकिन इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। ये यूकैरियोटिक है और ये जीवाणु और विषाणु ये प्रोकैरियोटिक है। ये सब यूकैरियोटिक होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक है जीवाणु। तो ये होते हैं एक कोशिकीय जीवधारी। इन्हीं एक कोशिकीय जीवधारियों से आज जो विकसित और बहुकोशिकीय जीवधारी हैं वो आपके समक्ष है, पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनमें से बहुत से जीवधारी जो है अब विलुप्त हो गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा है आज का जीवन की उत्पत्ति। तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कहाँ तक समझ में आया है। कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।